तो ये और ये 3 रेजिस्टेंसेस कंडक्शन में पार्ट लेंगे। ये दोनों सर्किट ब्रेक है, पार्ट नहीं लेंगे कंडक्शन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सिस्टम का I और F के बीच में है 15 + 20 + 30 दैट इज 65 ओम। तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है कि आप ये मेंशन करो कि I और F के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो ये 3 रेजिस्टेंसेस कंडक्शन में पार्ट लेंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये करंट अगर आप इतना नहीं भी लिखते हो और बैटरी कनेक्ट करके ये करंट की डायरेक्शन बोल्डली दिखा दो, बोल्ड एरोज से, तो एग्जामिनर को पूरी बात समझ में आ जाएगी और फिर आप आर इक्विवेलेंट में तीनों को ऐड करके आंसर लिखो और उसको बॉक्स में करके मेंशन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 2 चार्जेस हैं और अगर उन दोनों चार्जेस को r डिस्टेंस पे रखा और फिर उन दोनों चार्जेस को 50 सेंटीमीटर नज़दीक ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। तो आंसर लिखने का सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आंसर लिखते समय कि आप जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो लिखिए। यहाँ मैं बता दूँ, अब आप 1 नंबर से 2 नंबर के आंसर्स में शिफ्ट कर चुके हैं। अब 1 नंबर आपका फॉर्मूला यूज्ड का होगा और 1 नंबर होगा फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सही आंसर निकालने का। तो फॉर्मूला यूज्ड आपको हर हालत में लिखना ही लिखना है, क्योंकि बोर्ड में जो मार्किंग स्कीम है उसमें स्टेप मार्किंग होती है और जिस स्टेप के लिए जो एक्सपेक्टेड स्टेप है, जो ज़रूरी स्टेप है, अगर आप उस रूल को, उस तरीके को, पैटर्न को समझकर उस स्टेप को नहीं लिखते हैं तो वो स्टेप का मार्क्स आपका कट जाएगा। तो फॉर्मूला यूज्ड का 1 नंबर होता है और ये लिखना आपको ज़रूरी है। ये जो रूल्स हैं ये बोर्ड हर साल आंसर की एनालिसिस पब्लिश करता है और वो काउंसिल की वेबसाइट पे रहता है। तो आप CISC.org की वेबसाइट पर जाकर उस रूल्स को, उस एनालिसिस को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि किस पेपर में बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वहाँ पे बोर्ड प्रॉपरली बताता है कि बच्चों ने इस तरह के आंसर्स लिखे हैं, ये कमियां थी, और फिर वो एग्जामिनर्स को या टीचर्स को गाइड भी करता है कि क्या क्या टीचर को बच्चों को कन्वे करना है। तो आप वो गाइड पॉइंट्स पढ़कर खुद भी जान सकते हो कि बोर्ड ने आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी है। तो एक बार हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाओ, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, अब इसमें से जो कॉमन टर्म्स हैं वो हमने बाहर ले लिए। तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 1 फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस माइनस 1 इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। और इससे बस सीधे वैल्यूज रखते चले जाओ। k की वैल्यू 9 × 10⁹ है और फाइनल डिस्टेंस, पहले दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर थी क्वेश्चन में और फिर 50 सेंटीमीटर कम हो गई। दैट मीन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर। सॉल्व किया तो 0.9 जूल, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3B which is इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। और इस क्वेश्चन में उन्होंने 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की शेप पूछी है। एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और दूसरा अगर पॉइंट चार्ज सोर्स है लाइट का। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, लाइट का नहीं सॉरी, अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है तो रेक्टेंगुलर प्लेन्स, और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था z डायरेक्शन में फील्ड है। तो z डायरेक्शन में अगर फील्ड है तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगी।
तो ऑब्वियसली z के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ आपको शेप भी मेंशन करनी है और प्लेन भी। तो रेक्टेंगुलर प्लेन इन एक्स वाई प्लेन इज फर्स्ट पार्ट्स आंसर, एंड फॉर पॉइंट चार्जेस concentric spheres. So just observe the writing, the way you have to write your answer, and you have to underline the key points as you are mentioning the answer after writing answer in a box. In the same way, with the same blue pen you can underline, but underlining will make your answers specific and will highlight. Again I am saying, आपके नंबर हैं, आपको ध्यान करना है कि नंबर कहीं कटने ना पाए, कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, कोई नंबर कहीं जुड़ने में मिस ना हो जाए, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो तुम्हारा होगा। और उसके बाद तुमको फाइनली फीस सबमिट करके केवल काउंटिंग करके टोटल करके आपको बता दिया जाएगा कि आपके नंबर वही हैं या कुछ चेंज हुए। तो सावधान रहिए अपने मार्क्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है और किस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का फिर से डेफिनेशन की तरह लॉ के स्टेटमेंट की भी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, और मैंने इतने सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर सकती हूँ जिनको मैंने सही और स्पेसिफिक और बढ़िया आंसर लिखते हुए देखा है। तो एल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स, ठीक, एल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स कहाँ पर? एट एनी जंक्शन, जंक्शन पर इन करेंट्स का एल्जेब्राइक सम होगा। सो हर डेफिनीशन के, हर स्टेटमेंट के, किसी लॉ के पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट को मेंशन करना ज़रूरी है। तो एल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स ये एक पार्ट हो गया। अगर मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप डेफिनीशंस या स्टेटमेंट्स को इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करो, समझो, पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर लर्न करो, ये एक पार्ट हो गया इम्पॉर्टेंट, ठीक। और ये कहाँ कर रहे हैं? एट एनी जंक्शन। और फाइनल पार्ट क्या है? इज 0। तो 3 मेन पार्ट हो गए इस स्टेटमेंट के। एल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज 0, ठीक। अब when current is coming towards the junction, it is taken positive, and when current is flowing away from the junction, it is taken negative. So Kirchhoff's first law is this much, and then which conservation law is involved in this law? Conservation of charge. That at any junction, charge does not get accumulated. ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देनी है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/2πr होती है, और डायरेक्शन के लिए हम इस तरह के केस में राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब रखते हैं और फिंगर्स उस पॉइंट को पॉइंट करें जिस पर फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो आपको अपने हाथ को, आप अपने पेपर को घुमा लीजिए अपनी कंफर्ट के तरीके से, जैसे आप हाथ को रख सकते हो, और फिर आप हाथ को ऐसे रखोगे, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, ठीक, और पी की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स होनी चाहिए। तो ये रही आपके करंट की डायरेक्शन और ये रहा पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड कमिंग आउट। अब यहाँ पर लैंग्वेज की दिक्कत बच्चों को होती है। आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे नहीं लिखना है। बी स्पेसिफाइड इन द आंसर। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। स्पेसिफाई प्लेन ऑफ द पेपर। और फिर परपेंडिकुलर है तो पेपर के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर।
ये आंसर का तरीका देखो, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। अब करंट कैरिंग कॉइल पे आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और राइट साइड को यूज करोगे, राइट हैंड पाम रूल को। तो थंब को रख, इस यहाँ पर एक और भी तरीका है कि अगर तुमने राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर दी तो थंब की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये छोटा तरीका है ये कॉइल के केस में कि आपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दिया तो थंब की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन होगी। और या राइट हैंड पाम रूल का यूज़ किया, करंट की डायरेक्शन आपने अपने पेपर को अपने कंफर्ट के हिसाब से मोड़ा, करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन, और जो पॉइंट है उसको फिंगर्स पॉइंट करें। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, हाथ से फोर्स लगा सकते हैं, पुश की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये सब तो सीखा हुआ है, बस केवल अप्लाई करना है। फिर से वही परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर एंड गोइंग इनसाइड द पेपर, जस्ट ऑब्जर्व द वे योर आंसर शुड बी देयर। कैसे डायग्राम यहाँ बना के सिर्फ आंसर और डायरेक्शन, आंसर और डायरेक्शन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनल चॉइस है। जो पहला पार्ट है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है चॉइस का, उसमें आपको डेटा दिया हुआ है और आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम फॉर्मूला यूज्ड, फिर वैल्यूज। आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। किसी भी तरीके से आंसर लिखकर और आगे नहीं बढ़ जाना है। और उसके बाद आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पर, और फिर आंसर निकाला और उसको बॉक्स में करके मेंशन कर दिया आंसर। और अब आप आ जाइए चॉइस के दूसरे पार्ट पर। इन दिस क्वेश्चन, so helium nucleus is moving on a circle of radius 1 meter and it completes 1 revolution in 2 seconds, and they are asking magnetic field at the center of the circle। तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज, ठीक। तो चार्ज कितना घूम रहा है सर्कल पे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और कितनी देर में वो एक चक्कर पूरा करता है, 2 सेकेंड में। तो कितना चार्ज घूम रहा है, 2 इंटू चार्ज ऑफ ई, और एक चक्कर 2 सेकेंड में पूरा करता है, तो 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा लेता है, 1/2। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/टाइम पीरियड। तो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। तो जो करंट फ्लो कर रही है वो है इतनी। तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर करंट को हम बॉक्स में करेंगे क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन का इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इस पर 1 नंबर अलॉटेड होगा। और दूसरा नंबर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को विद यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, वैल्यूज रखी और फील्ड की वैल्यू निकाल ली। यूनिट कहीं भी नहीं भूलना है, जहां आप यूनिट भूलेंगे वहां नंबर कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 फैक्टर्स बताने हैं जिस पर सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड करती है। तो हमारे आंसर का पहला हिस्सा होगा
सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला, दैट इज रोटेशन ऑफ द कॉइल per unit current is NAB upon C. N is number of turns of the coil, A is area of the coil, B is magnetic field and T is known as torsional constant. तो अब सेंसिटिविटी इनकी हेल्प से हम दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम ले लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स को और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नंबर मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि एरिया हम कितनी भी नहीं बढ़ा सकते, वो साइज़ फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो एक तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को कॉइल में इंसर्ट करते हैं, तो उससे फील्ड बढ़ जाती है। और एक है कि हम जो कॉइल को जिस स्प्रिंग से सस्पेंड करते हैं उसका, या जिस स्ट्रिंग से सस्पेंड करते हैं उसका जो टॉर्सनल कांस्टेंट है उसको कम कर सकते हैं हम सही फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल यूज़ करके। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके। और जब हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड तो हमने बताया कि हम क्या करते हैं फील्ड बढ़ाने के लिए और टॉर्सनल कांस्टेंट कम करके। और उसके लिए भी हमने बताया कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं सस्पेंशन के लिए वो फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट कम होता है। तो ये दोनों बढ़ाकर या इसे कम करके सेंसिटिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन तीन में से कोई भी दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता करना है अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड 1 वोल्ट है। सिंपल क्वेश्चन, हमारा पहला काम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला यूज्ड लिखना, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। दूसरा काम होगा इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना, ई की वैल्यू 1 वोल्ट और एल की वैल्यू 10 और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट E by L, that is 1/10, that is 0.1 एम्पियर पर सेकेंड। आंसर को बॉक्स में किया और आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 is asking factors on which motional EMF depends. So first thing is write the formula for motional EMF, put it in the box and mention the terms used. And then simple, velocity of the conductor, length of the conductor, angle between length and V because it is actually BL cross V. तो L और V के बीच का एंगल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो 4 फैक्टर्स आर देयर, यू हैव टू राइट एनी 2 फैक्टर्स। Question number 10 is asking you that a solenoid and a resistance are connected in series with the battery. When switch is put on, you have to draw the variation of current with time. Right? तो हमें पता है कि इंडक्टर इनिशियली अपोज करता है करंट के किसी भी चेंज को जब करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू बढ़ रही होती है, और फिर एक टाइम आता है जब वो करंट अपनी एक सैचुरेशन वैल्यू को अटेन कर लेती है और कांस्टेंट हो जाती है। तो ग्राफ प्रॉपरली लेबल्ड, बहुत कम बच्चे प्रॉपरली लेबल्ड ग्राफ बनाते हैं। और शेप, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है जो हमको मिलता है। ये शेप स्पेसिफिक होता है और ये कैसा भी नहीं बन सकता। तो मैक्सिमम करंट को अटेन नहीं कर पाती है करंट, 0 से पहले स्लो बढ़ती है क्योंकि शुरुआत में इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और जब वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेती है, जब उसका वेरिएशन बंद हो जाता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू पर फ्लो करने लगती है। तो वाई एक्सिस पर आपको करंट इन एम्पियर,
Just observe the way. The quantity and its unit. Quantity and its unit on x-axis, y-axis, and this value, the saturation value, reaches close to the value which is called I maximum for the circuit. तो ये डायग्राम ऐसा ही बनना चाहिए. लेबलिंग नहीं है, शेप गलत हो रहा है, ये है जो फ्रीक्वेंटली मुझे कॉपी में दिखता है. क्वेश्चन 11 काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन कि एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट एसी का, तो उसमें पावर कंज्यूम्ड ज़ीरो क्यों होती है. अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है. टॉपिक वही रहा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलता गया कि व्हाट इज़ वॉटलेस करंट और वाई करंट इज़ फ्लोइंग इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, देन ऑल्सो पावर कंज्यूम्ड इज़ ज़ीरो. तो सबसे पहले हमको आंसर में पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट का फॉर्मूला लिखकर टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं. ये तरीका भूलना नहीं है अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो. बिल्कुल इससे आपको भटकना नहीं है. और उसके बाद फिर आपने VRMS, IRMS, cos फाई में लिखा कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल 90 होता है, इसलिए पावर कंज्यूम्ड ज़ीरो होती है, ऑल्दो I इज़ नॉट ज़ीरो. तो ये प्रॉपर आंसर देखिए, कोई कहानी नहीं लिखनी है. फॉर्मूला लिखा, फेज एंगल को 90 लिखा और इसलिए पावर कंज्यूम्ड ज़ीरो है लिख दिया. एंड दैट इज़ वाई दिस करंट विच इज़ नॉन ज़ीरो इन द सर्किट इज़ कॉल्ड वॉटलेस करंट. अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन बी का. आपको कहा कि 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्स इस मेंस से जो एसी आ रही है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे. तो काम क्या है कि एसी की इक्वेशन हमने पहले लिख ली. अब हमको क्या क्या चाहिए, हमको पीक वैल्यू चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए. यहाँ जो 220 वोल्ट है ये क्या है, ये RMS वैल्यू है. तो अगर हम ये जानते हैं कि ये RMS वैल्यू मेंशन होती है तो फिर पीक वैल्यू कैसे मिलेगी, RMS √2. तो पीक वैल्यू निकाल ली और क्योंकि उन्होंने 50 हर्ट्स कहा है तो ओमेगा की वैल्यू निकाल ली. 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 तो 100 पाई आ गया. बस E0 की वैल्यू उठा के रखी और ओमेगा की वैल्यू रखी. जो EMF इस एसी सर्किट के एसी मेन से निकल रहा है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा. 220 √2 साइन 100 पाई टी. और अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर. सेक्शन सी 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन. यह ध्यान रखना है कि 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर आपकी मार्किंग स्कीम में मार्क्स अलॉटेड होंगे. ईच पॉइंट विल कैरी 1 मार्क. इफ 3 मार्क्स क्वेश्चन दैट मीन्स 3 points and 1 mark to each point. For example, in the question number 13, the question is asking with help of label diagram find expression for electric field intensity at broadside on position of the dipole. तो पहला काम है कि आपका डायग्राम बहुत सही होना चाहिए, प्रॉपरली लेबल्ड. -q +q बीच में 2L का डिस्टेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं. जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का देखो डॉटेड लाइन से R दिखाया है, ठीक. और उसके बाद P पर -q की वजह से टूवर्ड्स और +q की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, उन्हीं के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है. तो हम फील्ड को जानने के लिए यहाँ +1 कूलम का चार्ज इमेजिन करके और तब फील्ड की डायरेक्शन को बनाते हैं. E ऑफ +q चार्ज, E ऑफ -q चार्ज. अब बच्चों की आदत होती है कुछ भी सिंबल लेते हैं. आप बुक्स पे देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंबल यूज़ किया जाता है, तो आपको ध्यान करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंबल्स यूज़ करना है. जैसे +q चार्ज के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं और माइनस के लिए इस तरीके से लिखते हैं. उसके बाद रिजॉल्व करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट फील्ड केवल साइन कंपोनेंट होगी.
साइन कंपोनेंट तब जब थीटा यहाँ लिया है। अगर थीटा यहाँ लेंगे तो ये कॉस कंपोनेंट होगा और उससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है। मैंने थीटा यहाँ लिया है तो हमने देखो यहाँ पर पूरा डायग्राम बनाया, ठीक से लेबल किया। ये डिस्टेंस d है। लेबल करने के बाद हमने लिखा कि नेट फील्ड इस वेक्टर सम के बराबर होगी और उसके बाद लिखा कि जो कॉस कंपोनेंट है वो इक्वल और अपोजिट है, इसलिए कॉस कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज का साइन कंपोनेंट और नेगेटिव चार्ज का साइन कंपोनेंट, इनका सम नेट फील्ड देगा। अब इसमें E ड्यू टू प्लस चार्ज एंड E ड्यू टू माइनस चार्ज, ये वैल्यू तो सेम होगी KQ/R², और साइन थीटा की वैल्यू अलग से लिखनी है। तो यहाँ पर E दोनों के सेम है तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 2E साइन थीटा, जहाँ E की वैल्यू ये, और बस कैलकुलेशन करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू L अगर D से बहुत छोटा है तो ये आपका आंसर आया, ये हो गया। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप्स हैं उसमें एक आपका ये डायग्राम है, दूसरा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ दिस कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट एंड ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। और फिर इसमें वैल्यूज रख के आंसर निकाल देना, ये आपका लास्ट पॉइंट हो गया। तो इसमें आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, ना डायग्राम, ना नेट फील्ड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट कराया है। जस्ट ऑब्जर्व द वे यू आर सपोज टू राइट द आंसर। What is the meaning of the charging of capacitor? That it is transferring negative charge from one plate to other, so that one plate is becoming negatively charged and other positively charged. So I am writing in points all the important points. Just observe the way you are supposed to write the perfect answer. Then second point, during this transfer, the field is working, or the external agent, that is the battery, that is working, and that work is stored in the electric field between the two plates as the electrostatic potential energy. So here you mention the main 3 points, and you mention that you have to calculate work if you want potential energy. So you have written that change in potential energy is equal to work done by the battery. और अब आप आगे बताते हो कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो कि t इक्वल टू 0 पे कोई चार्ज नहीं है, t इक्वल टू t पर रैंडमली ले लो कि कोई चार्ज q है प्लेट्स पर, ठीक। और अब फर्दर dq चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे बैटरी ने ट्रांसफ़र किया फॉर द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। जिस समय ट्रांसफ़र किया उस समय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज v और चार्ज ऑन द प्लेट्स इज स्मॉल q। तो इस छोटे से चार्ज के ट्रांसफ़र के लिए वर्क डन q इंटू v। तो पूरे चार्जिंग प्रोसेस के लिए वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। फिर आपको पता है कि स्टेप्स कैसे बढ़ते हैं आगे, और फिर आप यहाँ पर पहुँच के वर्क डन जब कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल, जब कोई चार्ज नहीं था तब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब चार्ज कैपिटल Q हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी U, और ये आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपने आंसर्स में कितने बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। रैंडमली बिल्कुल
अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपके नंबरों को बहुत नीचे ले आता है। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स मिलते हैं और आपके मार्क्स कटते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो इंटरनल चॉइस है उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सर्किट का क्वेश्चन, और इसमें आपको इस कैपेसिटर पर चार्ज बताना है। अब यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, डेरिवेशंस थे, वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड की खासियत है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन ये बोर्ड का भी पार्ट है और मेंस का या नीट के पेपर का भी पार्ट है। तो यहाँ पर दोनों पेपर्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड का पेपर होगा तो ये बहुत आसान हो सकता है और मेंस में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन दोनों ही पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर रहा है वो कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है तीनों पेपर्स के लिए, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। अब आप देखो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस आपको कैपेसिटर के सारे क्वेश्चंस कैपेसिटर के कंप्लीटली चार्ज्ड पोजीशन पर पूछे जाने हैं। कैपेसिटर जिस ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा होता है उस चार्जिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपको बोर्ड में सवाल नहीं आना है। बोर्ड में आपको स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद ही क्वेश्चन में आना है। तो ये कैपेसिटर चार्ज्ड है और जो चार्ज्ड कैपेसिटर होता है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, वो फर्दर करंट को फ्लो नहीं करने देता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ये बहुत ही बारीक पॉइंट है कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करेगी। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को। तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो गया। तो आपको जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि आपको करंट निकालनी है, तो करंट निकालनी है। क्यों करंट निकालनी है? क्योंकि अब क्वेश्चन को उल्टी तरफ से सॉल्व करना शुरू करो। पहले देखो क्या पूछा है, चार्ज। चार्ज का मतलब या रफ में बताते हैं, चार्ज का मतलब C इंटू वी। C आपको पता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस पता होने का मतलब है कि आपको C और D के बीच का पोटेंशियल पता होना चाहिए। C और D के बीच का पोटेंशियल पता होने का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस तो बेकार है। तो C और D के बीच का पोटेंशियल पता होने का मतलब है कि आपको A और B के बीच का पोटेंशियल पता हो, क्योंकि ये तीन ब्रांचेस पैरेलल में है। तो जो A और B के क्रॉस पोटेंशियल वही C और D के और वही E और F के। तो या तो आपको A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, या आपको E और F के बीच का पोटेंशियल पता हो, और आप C और D के बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं। और जो C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो इसको तो आप है ही नहीं ऐसा मानो। क्यों नहीं ऐसा मान रहे हैं कि है ही नहीं? क्योंकि इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि हम या तो A और B इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, या इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। ठीक, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो या इन दो पॉइंट्स के आपको करंट चाहिए, तो हम पीछे से कैसे एनालिसिस करते हुए बढ़े? हमें Q चाहिए तो हमको C और V चाहिए। C पता है, V चाहिए अक्रॉस द कैपेसिटर। V चाहिए, इसका मतलब C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और ये चाहिए मतलब या तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या E और F के बीच का। तो अब हम आ जाते हैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो या E और F के, आपको करंट चाहिए। करंट चाहिए मतलब EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला है या तो आप EMF को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करो,
और अगर आपको बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल पता हो, आपको पता है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल दो अलग बातें हैं। अगर नहीं पता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा जो क्लासेस हैं वो लेकर, कॉन्सेप्ट्स लेकर, तब फिर इस क्वेश्चन को फिर से देखो। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल पता है तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पर मिल जाता है करंट। और अगर आपको ईएमएफ यानी यहाँ जो दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो वोल्टेज दिया रहता है दैट इज़ ऑलवेज ईएमएफ। तो ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये एक, इससे देखो करंट यहाँ से चलेगी तो यूं घूम कर आएगी, इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो इसको 2 + 0.5 इससे डिवाइड करना है। क्लियर हो रहा है? 10 ओम का कोई रूल नहीं है। तो करंट की वैल्यू हो गई 2.5/2 + 0.5, तो करंट 1 एम्पियर आ गई। अब एक काम, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकालो, या पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं अलग से बता रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस EF निकालो। ठीक, दोनों में से जो आसान पड़े। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना हो जाएगा? V - IR। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालना हो तो EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस कर दो, तो 2.5 - 1 × 0.5 यानी टर्मिनल वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट। ठीक, इसको ऐसे भी कोई बच्चा देख सकता है कि ये पॉजिटिव प्लेट 2.5 वोल्ट पे मानो, पॉजिटिव प्लेट 2.5 वोल्ट पे मानो, तो निगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे मानोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट। तो A जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है वो 2.5 वोल्ट, और ये वाला पॉइंट निगेटिव प्लेट वाला वो 0 वोल्ट है। अब हमें पता है कि करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है। ठीक, तो 2.5 से जब आप B की तरफ चलोगे तो आपको पोटेंशियल डिक्रीज मिलेगा। 2.5 से यहाँ पहुँचे तो 0 वोल्ट पे पहुँचे। अब 0 वोल्ट से आप करंट के ऑपोजिट चल रहे हो, करंट फ्लो करती है हाई से लो, तो करंट के ऑपोजिट चलोगे तो आप चलोगे लो से हाई। 1 एम्पियर की करंट 0.5 ओम पर बही, तो इसके अक्रॉस आपको 0 से आगे बढ़े तो आपको पोटेंशियल राइज मिला 0.5 वोल्ट का। तो B का पोटेंशियल हो गया 0.5 वोल्ट, तो ये 2.5 वोल्ट, ये 0.5 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 2.5 - 0.5 दैट इज 2 वोल्ट। तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे आप इस तरीके से किरचॉफ लॉ का यूज़ करके आगे बढ़ के निकालो, चाहे आप बेसिक इक्वेशन यूज़ करो टर्मिनल वोल्टेज की, आपको A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट मिलेगा। वही C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, कैपेसिटेंस 2 वोल्ट। तो आपने लिखा कि जो CD के अक्रॉस वोल्टेज है वो वही होगा जो AB के अक्रॉस है, यानी 2 वोल्ट। तो अब क्योंकि करंट कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई फ्लो नहीं कर रही है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस यूजलेस है, तो इसका मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस होगा वो वही होगा जो पूरी CD ब्रांच में है, और CD ब्रांच में वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो AB ब्रांच में है, यानी 2 वोल्ट। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 2, तो चार्ज हो गया 2 × 10⁻⁻6 फैरेड × 2, दैट इज दिस मच कूलम्ब।
एक तो ये प्रोसेस हो गया। और अगर आप CD के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो AB के वोल्टेज से ना कैलकुलेट करके EF के वोल्टेज से कैलकुलेट करो तो इतना झंझट नहीं है, ज़्यादा सिंपल है। देखो कैसे। आप लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर is potential difference across branch CD, and in turn potential difference across CD is equal to potential difference across EF. अब EF के across potential difference निकालना कितना आसान है। कितनी करंट फ्लो कर रही है? 1 एम्पियर। किस रेजिस्टेंस से? 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R, 2 वोल्ट सीधा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस EF विच इन टर्न इज I इंटू R। I कितना? 1 एम्पियर। R कितना? 2 ओम। तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो इतने लंबे प्रोसेस की जगह आप सीधे ये लिख सकते हैं और उसके बाद आंसर आगे बिल्कुल सेम। ये पार्ट पूरा सेम कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, तो चार्ज इतना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर सवाल है, इसको ध्यान से समझ लेना चाहिए। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लेना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये फिर से एक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में क्या याद रखना है? ये डायग्राम और ये दिखाना कि बैलेंस स्टेट में इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो I2 और I1 ये करंट दिखाई और उसके बाद सिंपली बैलेंस स्टेट में अगर इन दोनों ब्रांचेस से इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल और D का पोटेंशियल इक्वल है। तो फिर इसका मतलब हो गया कि VA माइनस VC शुड बी इक्वल टू VA माइनस VD। एक इक्वेशन मिल गई। और आगे लिखेंगे VC माइनस VB इज इक्वल टू VD माइनस VB। दूसरी इक्वेशन मिल गई, डिवाइड कर दिया और हमें आंसर मिल गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15B पर आ जाते हैं। इसका जो चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, उसमें आपको पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बनाना है और वर्किंग फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना है। तो पोटेंशियोमीटर का ये आपका बेसिक सर्किट होता है जो सब में रहेगा। लेबलिंग ध्यान से देखो, ये समझा चुके हैं क्लास में। और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपको ये सेकेंडरी सर्किट लगाना पड़ेगा, जिसमें जब की को ओपन रखेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नल डिफ्लेक्शन के समय इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा और वो V आपको ईक देगा। उसके बाद आप इस स्विच को ऑन कर देंगे, ये सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। नल डिफ्लेक्शन के समय जो इन दोनों ब्रांच के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा और आपको नल डिफ्लेक्शन लेंथ यहाँ भी और इससे पहले वाले स्टेप में भी दोनों बार निकालनी है। L1 L2 उसको मेंशन करिए। और आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं लिखना है इसमें। 3 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर इसके होंगे और 1 नंबर वर्किंग फॉर्मूले का होगा। और यहाँ पर आप अगर आपको डेरिवेशन याद मतलब फॉर्मूला याद नहीं है तो ये डेरिवेशन दिया हुआ है कि आपने रफ में उसको किया और फिर आपको मजबूरन पूरा करके फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद है तो आपका समय बचेगा और आप सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम नल डिफ्लेक्शन लेंथ L1 L2 की हेल्प से निकाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जब आपने फॉर्मूला लिखा तो उसे बॉक्स में हाईलाइट करिए और टर्म्स एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये सर्किट ध्यान से देखिए, कम से कम 4 से 5 बार बनाओगे तब ये आपको इतना अच्छे से याद होगा कि आप बिना गलती के इसको एग्जाम में बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 16। अब ये थोड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं।
कैसे करना है ध्यान से देखिए। मेथड आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस किरचॉफ सेकंड लॉ से लंबे होते हैं, गलतियों के बहुत चांसेस हैं, लेकिन आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज़ करके अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे आप किसी एक पॉइंट को 0 वोल्ट करके बाकी डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखते चले जाइए और फिर जंक्शन पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा दीजिए, तो कितनी आसानी से आपको करंट्स मिल जाएंगी। वीडियो पॉज करके आप आंसर को देख सकते हो, लेकिन मेजर पॉइंट है कि आपको कैसे नोट करना है। तो करंट्स कैसे मैंने दिखाई हैं, कैसे मैंने एक जंक्शन को 0 वोल्ट ले लिया है, तो उसके बाद जब आप इस ब्रांच पे चलोगे तो 2 वोल्ट नीचे आकर आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है। तो देखो -2 वोल्ट लिखा है। इधर से चलोगे तो 3 वोल्ट नीचे आके इस पॉइंट पर पहुंचोगे तो -3 वोल्ट लिखा है। अब करंट जब यहाँ पे जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे करंट जब जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्योंकि हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो आप यहाँ से पोटेंशियल ज़्यादा था, नीचे आए, नीचे से आप आगे बढ़े तो इसका x वोल्ट ले लीजिए और फिर इस जंक्शन पर या डी जंक्शन पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा दीजिए। कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है ये मैंने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी डिटेल में समझाया हुआ है। आप इसको किरचॉफ सेकंड लॉ से कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सीखने पर आपको मेंस और नीट में भी आपका टाइम बचेगा। वो बहुत लेंदी प्रोसेस है और उसमें इतनी लंबी इक्वेशंस बनती हैं कि गलतियां होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस टेक्निक पर इन्वेस्ट करिए, सीखिए और उसके बाद आपको आगे समय और आसानी दोनों होगी। समय भी बचेगा और आसानी भी होगी। तो ये आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज योर आंसर्स। कैसे किया है ये आपको ध्यान से स्टेप्स देखने हैं और कैसे डायग्राम में आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेबल करते हैं। कैसे आप कहानी नहीं लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप मैथमेटिकल स्टेप्स के थ्रू बातों को एक्सप्रेस करते हैं और कैसे आप स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं, ना कि अपना कोई ऐसा सिंबल बनाकर यूज करना जो एग्जामिनर की समझ में नहीं आए। और मैंने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इस ब्रांच में अगर आप सेल इधर और रेजिस्टेंस इधर की जगह रेजिस्टेंस को इधर और सेल को इधर कर दो, इंटरचेंज कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इससे इस पूरे सर्किट पे कोई असर नहीं होगा। आप ये रेजिस्टेंस यहाँ नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ आप अगल बगल वाले इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आप आसानी से लगा पाओगे। निगेटिव टर्मिनल को दोनों सेल के 0 ले लिया, तो 0 से आगे बढ़े तो 2 वोल्ट आगे बढ़कर यहाँ पहुंचे। करंट आगे जा रही है तो यहाँ का जंक्शन का पोटेंशियल आप x मान लो, तो ये भी x और ये भी x, ये 0, यहाँ से आगे बढ़े तो 3 वोल्ट, उससे आगे बढ़े तो पोटेंशियल ड्रॉप है और फिर x वोल्ट। तो अब इस जंक्शन पर आपने करंट की वैल्यूज को लिखा। अब 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस तरह से लिखो कि करंट यहाँ से यहाँ गई तो ये प्लस और फिर ये करंट यहाँ से दूर जाएगी तो ये माइनस और तीनों का सम 0। तो यहाँ से यहाँ करंट गई तो इस वोल्टेज को 2 वोल्ट 2 - x/1,
पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर, 2 माइनस एक्स अपॉन 1, ये प्लस का हो गया। इधर 3 माइनस एक्स अपॉन 6 प्लस का हो गया, और ये करंट जंक्शन से दूर जा रही है, तो x माइनस 0 ये माइनस का हो गया, और तीनों का सम ऐड कर दो, या ये दोनों करंट मिलके ये बनाती हैं, तो 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन 2। और या सिंपली जिसे आपने x माना है उसे मैक्सिमम पोटेंशियल मानकर x माइनस दिस अपॉन x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x माइनस 3 अपॉन 6 प्लस x माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बच्चे नया सीखने से बचने के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ का ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं, लेकिन वो भूलते हैं कि जेई या नीट के एग्ज़ाम में वो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें गलती के बहुत चांसेस हैं। यहाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत तेजी से आपको सॉल्यूशन देगा। आंसर 17, एक इलेक्ट्रॉन जो करंट के पैरेलल जा रहा है, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है और 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जा रहा है। इस पर आपको इस वायर की करंट की वजह से फील्ड फोर्स बतानी है। तो हमने सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखा Q V क्रॉस B। उसके बाद हमें इस फोर्स को निकालने के लिए V भी चाहिए, B भी चाहिए, Q भी चाहिए। तो Q दिया है, V दिया है, B निकालना है, और जब B निकाल लेंगे तो B की डायरेक्शन की हेल्प से हमको V क्रॉस B में V और B के बीच का एंगल पता चलेगा। तो सेम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स P की ओर, P मतलब जहाँ पर फील्ड निकालनी है। तो आप देख रहे हो कि पुश की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन है, यानी हमने यहाँ पर मेंशन किया, इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है। हमने इस डायग्राम को बनाकर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मोशन की दिखाई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है नीचे की ओर पेपर के अंदर। और अब V इधर और B नीचे, यानी V और B के बीच का एंगल 90। तो फोर्स का फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा QVB sin 90, दैट इज QVB। Q की वैल्यू रखी, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज्ड एक नंबर, वैल्यूज रखने का दूसरा नंबर। आपने Q की वैल्यू रखी, V की वैल्यू रखी, B की वैल्यू रखी, और सारी वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर निकाला उसका एक नंबर, और उस फोर्स का डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया, एक लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में लगा के, और सिंपली उन्होंने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। तो कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव कराया है। तो देखो कैसे डायग्राम बनाकर शॉर्ट में आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि जब ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करके Q पर इकट्ठा होने लगेगा, जिससे P पॉजिटिव और Q निगेटिव हो जाएगा। तो जिस समय इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा हो रहे हैं उस समय एक तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, और जैसे जैसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता गया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होती गई। तो जो इलेक्ट्रॉन Q की तरफ भाग रहे थे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, उनको अपने ही
पोलैरिटीज़ प्रोड्यूस करने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ा जो उनके फर्दर क्यू की तरफ मोशन को अपोज करती है। तो कैसे शॉर्ट में इन पॉइंट्स को लिखा है। और फिर मेंशन किया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इसकी स्ट्रेंथ इतनी हो गई कि इसका इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो इसके इधर मोशन को अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए जो कि इसको इधर मूव कराने के लिए फोर्स कर रहा है, तब हम इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ जाती है। और अगर फील्ड की वैल्यू पता है हमको, इस रॉड के अंदर फील्ड की वैल्यू पता है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द टर्मिनल हो जाएगा, लेंथ बिटवीन द टर्मिनल्स। तो ये आपका मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट सेक्शन डी पर। बीच में हमने सेक्शन लिखा, इधर क्वेश्चन लिखा। एम्पियर सर्किटल लॉ फिर से ध्यान देना है हमको। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये एक पार्ट हो गया। अलोंग अ क्लोज्ड लूप ये दूसरा पार्ट हो गया। एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द कर्व ये तीसरा पार्ट हो गया। पे अटेंशन ऑन द टेक्निकल लैंग्वेज एंड इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे क्वेश्चन लिखा है एक साथ, और फिर इसका डेरिवेशन। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन एम्पियर्स लॉ का यूज करके। क्वाइट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ध्यान देना है स्टेप्स पर। इस क्वेश्चन में क्योंकि इस सेक्शन में क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है, तो 20th का दूसरा क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करंट की डायरेक्शन को दिखाया है, 4 पार्ट्स में इस पूरे शेप को डिवाइड किया है और फिर बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से मिलेगी। पहला पॉइंट फॉर्मूला यूज्ड, उसके बाद दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज। तो जो 2 पार्ट्स जिनका कोई कंट्रीब्यूशन फील्ड में नहीं रहेगा, ये दोनों पार्ट्स, इनको मेंशन किया। और बचे हुए दोनों पार्ट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा, उनकी डायरेक्शन क्रॉस चेक की। और डायरेक्शन देखकर हमको समझ में आता है कि इन दोनों पार्ट्स की वजह से जो फील्ड है वो ऑपोजिट टू ईच अदर होगी। तो फिर B1 माइनस B2, स्ट्रॉन्गर फील्ड माइनस वीकर फील्ड। तो पहला पॉइंट फॉर्मूला यूज, दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज, और तीसरा पॉइंट करेक्ट कैलकुलेशन एंड करेक्ट आंसर। 3 मार्क्स का डिवीज़न इस तरह से हो गया। और अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जो B1 और B2 की डायरेक्शंस हैं उनका भी मार्क्स अलॉट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सिंपल डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल का। तो कैसे पॉइंट्स में बात लिखी है। पॉइंट नंबर 1 कि डाइपोल पर एक कपल या टॉर्क एक्सर्ट होगा। फॉर्मूला उस टॉर्क का ये होगा और फील्ड इस टॉर्क को अप्लाई करके इसको अलाइन करेगी सच दैट P इज पैरेलल टू E। तो कैसे हमने थीटा एंगल पर इसको फ्रीज करके टॉर्क को कंसीडर किया और d थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए फील्ड ने कितना काम किया वो कैलकुलेट किया। और जब वर्क कैलकुलेट कर लिया
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द फील्ड। फॉर्मूले का यूज करते हुए डेरिवेशन कंप्लीट किया। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है चॉइस का, इसी में उसमें आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिराइव करना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से स्टेप्स लिखे गए हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन, आपको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है फॉर्मूला डिराइव करके, और फिर फेजर डायग्राम बनाना है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला भी निकालना है इस डेरिवेशन से। तो आप देखिए कि कैसे डायग्राम बना के अप्लाइड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा है और यहाँ से शुरू किया है। सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ई इंटू सी, वी इंटू सी, सी वी चार्ज। डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं और इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखते हैं जिसमें V अपॉन ऑब्स्ट्रक्शन, V अपॉन R इज करंट। तो ये ईएमएफ अप्लाइड और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये तो करंट वो जो मांग रहे थे, और इसमें और ईएमएफ के फॉर्मूले में कंपैरिजन करके हम देखते हैं कि करंट ईएमएफ से या पोटेंशियल डिफरेंस से π/2 फेज आगे है। तो एक तो हम पोटेंशियल अपॉन ऑब्स्ट्रक्शन, इससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट XC इज 1/ωc। और दूसरा कि करंट इज लीडिंग द पोटेंशियल बाय π/2। तो ये फेजर डायग्राम बना लेते हैं, यही उन्होंने पूछा था। और 22 का जो चॉइस वाला क्वेश्चन था LCR सर्किट। LCR सर्किट में रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करवाया है। तो ये बहुत देखने वाली चीज़ है कि आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। डायग्राम बनाया, फॉर्मूला यूज्ड लिखा, फेजर डायग्राम बनाया। ध्यान से देखिए फेजर डायग्राम कैसे बना है, कैसे सिंबल्स यूज किए हैं। और फिर यहाँ से नेट फील्ड, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना होगा उससे इम्पीडेंस निकाला, इम्पीडेंस निकाल के रेजोनेंस की कंडीशन रखी, और जब ये रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कैसे इम्पीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगी, और आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और फिर रेजोनेंस का जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, अप्लाइड ईएमएफ अगर सर्किट के फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो सर्किट ईएमएफ अप्लाइड के साथ रेजोनेंस में होगा, और उस वक्त सर्किट उस अप्लाइड ईएमएफ को बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा, करंट मैक्सिमम फ्लो कराएगा, इम्पीडेंस मिनिमम ऑफर करेगा, और पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट at this time will be maximum. That is, maximum power is utilized when AC circuit is in resonance with the applied EMF. और इन तीनों important characteristics की हेल्प से आप रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस और फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन कर देंगे। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है तो आप इसको ब्रेक करके 20-20 मिनट्स के टाइम स्लॉट में देखिए ध्यान से, और सीखिए कि कैसे बोर्ड में बेहतरीन नंबर पाने के लिए आपको न सिर्फ कॉन्सेप्ट सारे याद करने हैं, सारा रिवीजन कई बार करना है, बल्कि आपको कॉपी में भी अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा।